किशोर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो चाहे लड़का हो या लड़की हो जिसकी उम्र 18 साल से कम है। तो ये जो जुवेनाइल जस्टिस है, इसका नाम का मतलब ये है किशोरों को न्याय प्रदान करवाना, है ना। अच्छा, किशोरों को न्याय प्रदान क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि एक तो वो कार्यवाही होती है जिनमें जो आदमी ऑफेंस कर रहा है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा की है, तो उसकी ट्रायल तो वो चल रही है जैसे कि अपन सीआरपीसी में कर रहे हैं। क्योंकि 18 साल से बड़ा आदमी वयस्क हो जाता है और अपने द्वारा किए गए कार्यों के प्रभाव को समझने में वो सक्षम हो जाता है। तो हम देखते हैं यदि किसी आदमी ने 18 साल की उम्र होकर ज्यादा 18 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद में यदि कोई ऑफेंस किया है तो समझदारी के साथ में किया होगा, है ना। तो फिर उनके लिए एक अलग ट्रायल है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ हम ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उनको अपने हित के बारे में निर्णय लेने की समझ नहीं होती, तो फिर उनकी ट्रायल हमें थोड़ी सी सरल और सहज तरीके से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उसको जमानत नहीं दे रहे, जेल में डाल रहे, वो बेचारा पहले से टाबर है, क्या बताओ उसकी भूल से हुई है, चाहे गलती से हुई है, चाहे समझदारी की अपरिपक्वता की वजह से हुई है, और उसको अपन लोग जमानत नहीं दे रहे, तो वो उसके अधिकारों का आनंद नहीं हो जाएगा। एक तो बात ये। दूसरी बात, क्या ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में 18 साल से कम उम्र और 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में विभेद नहीं कर रहा? कर तो रहे, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 का 3 क्या कहते हैं? यदि गवर्नमेंट, यदि स्टेट चाहे तो बच्चे और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रावधान कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हमने देखा है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसको भी 15(3), और उसके लिए इसके लिए भी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15(3). तो उसके फर्दरेंस में उसने ये काम चालू किया। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हम और क्लासिफाइड करें तो एक तो आएगा वो बच्चा जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम है। इंडियन पेनल कोड का एक एक्ट है, वो नहीं, एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 82 और 83, है ना। तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों की मैं बात करूं तो एक कैटेगरी आएगी 7 साल से कम उम्र के बच्चों की। तो क्या 7 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी अपराध के लिए लायबल ठहराया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कि भले वो कितना ही सोच समझ ले, आईपीसी ये कहती है कि उसका इंटेंशन किसी भी ऑफेंस को कमिट करने का नहीं हो सकता। जब इंटेंशन ही नहीं है तो अपराध के जो 4 एलिमेंट है, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमेंसमेंट ऑफ दैट ऑफेंस, पहला एलिमेंट ही नहीं है तो फिर बाकी का एलिमेंट उसमें शामिल होने के वो उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे में एक वो बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है, वो तो एब्सोल्युटली बाहर निकल गया, क्योंकि उसके ऊपर लाइबिलिटी नहीं बन सकती। ना तो हम उसको पकड़ सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना सजा दे सकते हैं, ना कुछ, ना उसके द्वारा कोई अपराध किया जा सकता है। तो दूसरी कैटेगरी आई है हमारे पास में वो बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से ज्यादा है मगर 18 साल से कम है। पर ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये केवल और केवल ऐसे बच्चों की जो 7 साल से ज्यादा और 18 वर्ष से कम है, इन बच्चों की तो बात कर ही रहे हैं। कौन से बच्चे? जिनके द्वारा ऑफेंस किया गया है। जेजे एक्ट है 2 तरह के बच्चों की बात करेगा। एक वो बच्चे जिसने 18 साल की कम उम्र में रहते हुए ऑफेंस किया, और एक वो बच्चे जो 18 साल की कम उम्र के मगर पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, ऑर्फन हैं, मम्मी पापा किसी एक्सीडेंट डेथ में मतलब ऑर्फन हो गए, डेथ हो गई। ऐसे बच्चे जैसे कि स्लम डॉग मिलेनियल में हम लोगों ने क्या देखा था कि सब बच्चों को क्या करते हैं, भीख मंगवाने के लिए मजबूर करते हैं, आंखें फोड़ देते हैं, ये कर देते हैं। क्या चीज? ह्यूमन ट्रैफिकिंग से अब्यूज है, पोक्सो में अब्यूज है, या फिर उनके मम्मी पापा ही अपने आप में खाना बदोश है या फिर कमाने खाने में सक्षम नहीं है तो फिर वो आ गए, या फिर किसी दंगे वगैरह से पीड़ित वगैरह बच्चे आ गए। तो ये जो सारे बच्चे होंगे उनकी उम्र चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 16 साल हो, चाहे 18 साल हो, ये सब के सब बच्चे कौन से हैं? ऐसे बच्चे जिनको देख रेख की जरूरत है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2 तरह के बच्चों की बात करती है। एक वो बच्चे जिसको देख रेख की जरूरत है, तो उसमें कितने वर्ष की उम्र के बच्चे हैं? पैदा से होकर 18 वर्ष की उम्र तक है। और एक वो बच्चे हैं जिन बच्चों के द्वारा ऑफेंस किया गया है। तो जिन बच्चों के द्वारा ऑफेंस किया गया उनकी क्या क्या कैटेगरी है? एक वो कैटेगरी जो 7 साल से कम है, तो उनका तो अपन कुछ कर भी नहीं सकते। एक वो बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से ज्यादा है मगर 18 साल से कम है। अब इन बच्चों का ट्रायल कैसे किया जाएगा, है ना। तो क्योंकि स्पेशल प्रोविजन है, बच्चों को हम एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। स्पेशल प्रोविजन होने की वजह से मतलब कैटेगरी स्पेशल होने की वजह से उनके लिए प्रोविजंस भी हमको अलग बनाने पड़े। अब उन बच्चों में कौन कौन सी कहानी?
7 साल से ज्यादा, 18 वर्ष से कम। इंडियन पेनल कोड का सेक्शन नंबर 83 कह रहा है कि किसी ऐसे बच्चे की उम्र जिसने अपनी 7 साल की उम्र तो पार कर ली है मगर अभी तक 12 वर्ष की उम्र पार नहीं की है, उसमें किसी भी बच्चे की लायबिलिटी तभी तय होगी जब वो अपनी समझ की परिपक्वता दर्शाते हुए अपने द्वारा लिए गए फैसले को समझने में सक्षम हो, तभी उसकी लायबिलिटी होगी, अदरवाइज उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। तो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में लायबिलिटी किन की तय होगी? जो इतनी परिपक्वता रखता हो कि साहब ऐसा काम किया जाना कि रिजल्ट्स को वो जानता। और यदि वो जानता ही नहीं, अरे यार मेरे को भूख लग रही है, 11 साल का बच्चा था, वो गया मैं केले के ठेले पर जाकर एक केला चुरा के खा लूंगा, बच्चा था और उसने उस भूख को मिटाने के लिए केला चुरा के खा लिया। इंटेंशन क्या दर्ज कर रहा है उसका कि साहब वो भूख का मारा था और वो इस बात का उसकी जानकारी नहीं थी कि साहब वो चुरा ले। या फिर एक पेंसिल की दुकान पर गया, 4 रुपए लेकर गया, उसको उसने 2 पेंसिल देकर उसने कहा यार मैं 4 रुपए में ना 2 पेंसिल ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, एक पेंसिल छुपा लेता हूँ। एक पेंसिल छुपा ली, एक पेंसिल के पैसे दे दिए, घर आया 2 पेंसिल लेकर आया। हालांकि काम उसने चोरी का किया है मगर इंटेंशन क्या है उसका? अपरिपक्वता। उसका इंटेंशन चोरी का नहीं है। यदि वो इस बात से चोरी करके लाए कि यार मैं इस 4 रुपए की पेंसिल को चुरा कर 4 रुपए की पेंसिल आगे एक और बेच दूंगा तो मुझे 4 रुपए वापस मिल जाएंगे, ये मेरी पेंसिल फ्री फोकट हो जाएगी, तो ये इंटेंशन इस बात का निश्चय, इस बात का को डिटरमिन करने के लिए हमें इनिशियल स्टेप्स देता है कि बच्चे की परिपक्वता उस काम को करने में एक आधार थी। यदि नहीं है तो फिर 12 साल से कम उम्र के अपन लायबल नहीं ठहरा सकते। यदि वो इस तरह की समझ रख के ऑफेंस कर रहा है तब फिर 12 साल की उम्र का बच्चा हो, 7 साल से ऊपर वाला, 18 वर्ष की उम्र तक का, सभी को हम इसी की तरह ट्रीट करेंगे। अब और उसको अपन बाइफरकेट कर रहे हैं कि साहब बच्चा और किस किस तरह के ऑफेंस करता है। आईपीसी की कैटेगरी को भी देखें तो हम इस तरह से करके 3 तरह के अपराधों की कैटेगरी को जान सकते हैं। एक वो अपराध होता है जिसमें सजा होती है 3 साल से कम, एक वो अपराध होता है जिसमें सजा 3 साल से ज्यादा होती है मगर 7 साल से कम, और एक ऑफेंस होता है वो जो 7 साल से ज्यादा की उम्र से शुरू होकर चाहे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट तक का हो, चाहे डेथ सेंटेंस तक का हो, सभी सजा दी जा सकती है। तो ये जो 3 ऑफेंसेज है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो जो सबसे नीचे वाला ऑफेंस, बीच वाला ऑफेंस और सबसे ऊपर वाला ऑफेंस, सबसे ऊपर वाले ऑफेंस को हमने कहा हीनियस ऑफेंस, मतलब एकदम गंभीर से गंभीरतम अपराध है। उससे नीचे वाली कैटेगरी को कहा हमने सीरियस ऑफेंसेज, मतलब जो थोड़े मतलब एकदम साधारण तो नहीं है मगर थोड़े से गंभीर था मगर कम गंभीर ऑफेंस है। और एक ऑफेंस है जिसको कहते हैं पेटी ऑफेंसेज, तो एकदम छोटे अपराध। और आगे चल रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो ये क्लासिफिकेशन नहीं था। ये क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया कि आम चलन में ऐसा आया है कि हमने कई बच्चे इस तरह के देखे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है मगर 16 साल की उम्र प्राप्त कर चुके हैं। उनके द्वारा किया गया कृत्य इस प्रकार हीनियस था कि जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि साहब ये जो ऑफेंस किया गया है वो मानसिक परिपक्वता का आधार है। समय के साथ बच्चा वक्त पे पहले ही परिपक्व होता जा रहा है। निर्भया कांड जो हमने देखा था 2012 का मैटर, 12 या 13 का मैटर, उस निर्भया मामले में हमारे पास में रियल एविडेंस होने के बावजूद भी कि किसी ऐसे बच्चे ने जिसने 16 साल की उम्र प्राप्त कर ली मगर 18 साल की उम्र प्राप्त नहीं की है, उसने जो ऑफेंस किया है वो एक हीनियस ऑफेंस था। इसके बावजूद भी कि ये आधार है हमारे पास कि बच्चे ने सोच समझकर जानबूझकर इस तरह का काम किया मगर हम असक्षम थे उसके बारे में उसको सजा देने के लिए, क्योंकि हम विधि के द्वारा बाउंड है और विधि ये कहती है कि वो जो कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा है उसको आप स्पेशल ट्रीट करना पड़ेगा। तो डिमांड उठी थी कि सर इस बच्चों ने इस तरह का काम किया, ऐसा करो, तो हम किससे बाउंड थे? विधि के द्वारा। कौन थी सर उस वक्त वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री के अध्यक्ष? मेनका गांधी। मेनका गांधी मिनिस्टर कौन थी उसकी जिसने ये एक्ट में संशोधन करने की वो की थी? क्या नाम? वरुण गांधी की मम्मी का क्या नाम है? उनका नाम तो मेनका गांधी था। हाँ तो मेनका गांधी तो थी उनकी। संजय गांधी की बहन। हाँ संजय गांधी की बहन। मेनका ही थी। हाँ उसका नाम तो यही है। हाँ बीजेपी की सदस्यता हासिल करके उसने कर रखा है। ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया कि साहब इसी तरह से हाँ परिवार वही है, हाँ वही परिवार है। बाद में इस तरह की कहानी आई कि साहब हमें बच्चों को उम्र को बाइफरकेट करना पड़ेगा और ये कहा कि ये स्पेशल प्रावधान करने पड़ेंगे जिस बच्चे ने 16 साल की उम्र प्राप्त कर ली है मगर 18 साल से कम की उम्र प्राप्त अभी तक 18 साल की उम्र प्राप्त की नहीं है और उसके द्वारा किया हुआ ऑफेंस यदि हीनियस ऑफेंस है और उस ऑफेंस को किए जाने में पता चल रहा है कि उसने अपने मेंटली मैच्योरिटी को परिचय करते हुए उसको ये ऑफेंस का वो किया है, तो फिर उसकी ट्रायल कैसे चलेगी? एज ए अडल्ट चलेगी। अच्छा, किसी बच्चा है मतलब जिसने 16 साल की उम्र प्राप्त कर ली, 18 साल से कम गए और उसने हीनियस ऑफेंस नहीं किया और या फिर हीनियस ऑफेंस हुआ भी है मगर मैच्योरिटी इतनी नहीं झलक रही है, फिर उसकी ट्रायल कैसे होगी? जे की तरह होगी, बावजूद उसने 16 साल की उम्र प्राप्त कर ली। ठीक है, इस प्रश्न का डिटर्मिनेशन कौन करेगा कि ये कितने साल का है? कोर्ट डिटरमाइन करेगी इसे ये बच्चा कितने साल का है। कोर्ट किस समय की उम्र को डिटरमाइन करेगी? जिस वक्त ऑफेंस हुआ था तब, जिस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया तब, जिसे कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया तब। तो एक बॉर्डर लाइन तय कर लो कि साहब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बच्चा की उम्र उस वक्त बच्चे की उम्र के बराबर होनी चाहिए जिस वक्त ये ऑफेंस कमिट किया गया। अब यदि कोई बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है और उसने पेटी ऑफेंस किया तो उसके लिए ट्रायल कौन सी होगी साहब? जेजे वाली होगी। जेजे में भी कौन सी? जेजे भी तो ट्रायल करेगा ना, कौन सी ट्रायल करेगा? समरी ट्रायल। और यदि कोई बच्चा सीरियस ऑफेंस या हीनियस ऑफेंस कर रहा है, यदि कोई बच्चा पेटी ऑफेंस कर रहा है तो उसके लिए ट्रायल कौन सी? समरी ट्रायल। सीरियस ऑफेंस और हीनियस ऑफेंस कर रहा है तो समन ट्रायल। और यदि कोई बच्चा जो हीनियस ऑफेंस कर रहा है, 16 साल की उम्र है, 16 साल से ज्यादा है पर 18 साल से कम है, इंटेंशनली कर रहा है, बात पता चल रही है कि वास्तव में उसने ये परिणाम से किया है, तो फिर उसकी ट्रायल कौन सी? इस तरह से होगी जैसे कि एडल्ट की ट्रायल होती है। बच्चा एडल्ट नहीं बन जाएगा, बच्चे की ट्रायल एडल्ट की, याद रखना। ऐसा नहीं कि साहब वो 18 साल से ज्यादा हो गया, वो भले ही 19 साल के क्यों नहीं हो गया हो, पर ट्रायल फिर उसकी ऐसी ही चलेगी जैसे कि एडल्ट की ट्रायल चलती है। कन्विट कैसे करेंगे सर? सजा वो अडल्ट वाली देंगे? कोर्ट ऑफ सेशन, हाँ, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट हो सकता है, उसको डेथ सेंटेंस हो सकता है। हाँ, पर ये कह रहा है कि ऐसे बच्चों को जिनकी उम्र ये है तो उनको डेथ सेंटेंस और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट नहीं देंगे। सेक्शन नंबर 22 या 23 के आसपास की बात है, तो इस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे कि साहब यदि वो उसकी ट्रायल ये होती है तो अपन उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या डेथ सेंटेंस देते नहीं देते। तो एक तरह का बच्चा वो हो गया जिसके द्वारा ऑफेंस किया गया है, और एक बच्चा कौन है? वो जो कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसको अपन कह रहे हैं CCP, केयर एंड प्रोटेक्शन, CCP। हाँ, चाइल्ड इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, एक बच्चा ऐसा जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो वो बच्चा कौन है? वो बच्चा एक बहुत बड़ी विस्तृत परिभाषा दे रखी है, करीब 12-13 पॉइंट है। ये है भागा हुआ है, जिसको दूसरे आदमी ने गेम में इस्तेमाल किया है, सेक्सुअल एब्यूज का विक्टिम है, बाढ़ पीड़ितों का विक्टिम है, दंगों का विक्टिम है, या फिर उसको नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस लिए जाने की आदत पड़ गई है, इसी तरह की कई सारी बातें। तो फिर अब ये जो दो तरह की कहानी है, एक अपन ने देखा CCL और एक देखा CCP। CCP का मतलब है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ। तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, एक ऐसा बच्चा जिसके द्वारा विधि का हनन हुआ है, ये CCL। एक ऐसा बच्चा जिसके द्वारा विधि का हनन तो नहीं हुआ है मगर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो दो तरह के बच्चे, इन तरह के बच्चे कौन से हैं? 7 साल की उम्र से ज्यादा और 18 साल की उम्र के कम। और ये बच्चे कौन है? हर वो बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है। ठीक है, तो इन्हीं को रेगुलेट करने के लिए, इसको मेंटेन किए जाने के लिए ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट दो अथॉरिटीज की बात करती है, दो प्राधिकरण की बात करती है। और वो अथॉरिटीज कौन कौन सी है? CWC और JJB। एक को कहेंगे हम JJB, जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, और एक को हम कहेंगे CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का क्या काम होगा? देख रेख इनकी, कि साहब कोई बच्चा जिसको भीख मांगते हुए पकड़ लिया, ट्रेन में घूमता हुआ पकड़ा गया है, या फिर
किसी के साथ में दारू के नशे में पड़ा हुआ है, या फिर कहीं पर भी कोई आदमी मिल गया, इसी तरह के कई तरह के बच्चे होते हैं हमारे अपने पास में। तो इनसे भी सभी तरह के बच्चों की रिपोर्ट करेगा। वो कोई भी आदमी जिसको वो ऐसा बच्चा मिला है, पुलिस को मिला है, उसको मिला है, सबसे पहले इसकी बात ये है कि जिसको मिलता है उसकी सूचना किसको की जाएगी? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसकी देखरेख करेगा, पता करेगा, जांच करेगा, और अंत में पाता है कि साहब ये वास्तव में चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। पहले तो उसके मम्मी पापा की वो पता करेगा कि साहब उसके मम्मी पापा मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, मिल जाते तो फिर उनको हैंड ओवर कर देगा। या फिर कई बार क्या होता है, CWC के पास में कई सारे मम्मी पापा आते हैं, अपने खुद को बच्चे को लेकर ही आते हैं, कैसा हम हमारे बच्चे का पालन पोषण नहीं कर रहे। ऐसा भी हो सकता है, कई बार देखो प्रोस्टिट्यूशन जो होता है, उस प्रोस्टिट्यूशन में भी कई बार बच्चे पैदा हो जाते हैं। महिला किस में लगी हुई है? प्रोस्टिट्यूशन के उसमें काम में लगी हुई है। अब उसको अपने बच्चे का मेंटेनेंस करना है, कैसे करें? तो वो क्या करती है, अपने बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सरेंडर कर देती है। कई बार ऐसा होता है, दो मम्मी पापा मतलब कपल है, उनके बच्चे हुआ, मेंटली रूप से वो सक्षम नहीं है, या तो वाइफ पागल है या पापा पागल है उनके, मतलब उनके हस्बैंड पागल है, उनका मारते पीटते हैं, तो फिर उन्होंने क्या क्या सरेंडर कर दिया। या फिर इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब, या सोशल कंडीशन में उनको ऐसे ही मतलब ट्रीट किया जाता है जैसे कि मतलब एकदम ही ज्यादा खराब तरह के आदमी हो, तो फिर वो कहते हैं कि इस तरह से ट्रीट किया जाता है हमारे साथ, तो हमारे बच्चे पर विपरीत प्रभाव पड़ेंगे, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, ऐसा सरेंडर किए जाने के बाद ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो 2 साल तक इंतजार करने का कहता है कि सर 2 साल तक मैं आपको वेट समय दे देता हूँ, आप चाहो तो आप इस बच्चे को जब कभी भी लेकर चले जाना, उसके बाद में चलो फिर हम मान लेंगे कि साहब अब आप इसके वो नहीं हो। तो ये समय दिया जाना किस लिए जरूरी, क्या पता उनको पेरेंट्स को जग जाए कि सामने ही नहीं, हम हमारे बच्चे को गलत छोड़ जाए। ठीक है, तो 2 साल का समय जैसे ही खत्म होता है, अब ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या करेगी उस बच्चे का? ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इसको जो अडॉप्शन सेल है, अडॉप्शन सेल का मतलब जो भी ये जो मतलब बच्चा दत्तक देते हैं, बच्चा दत्तक देने के लिए एक संस्था रजिस्टर्ड होती है जो कहते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, स्पेशल अडॉप्शन सेल, ऐसा कुछ नाम होता है उसका। इन बच्चों को दे देती है और इस बारे में ये ओपन कर दिया जाता है कि ये बच्चे हमारे लिए अडॉप्शन दिए जाने के लिए तैयार है। अब किसी भी बच्चे का अडॉप्शन कैसे होता है कि साहब मैं आया और मैंने कहा मेरे को गोद दे दो और वो गोद लेकर चला गया, क्या ऐसा होता है? यदि इस तरह की कहानी हुई तो इसमें क्या होगा कि मान लो कोई एकल पुरुष आया और किसी बच्ची को अडॉप्ट करके चला गया, तो इसका मतलब तो ये होगा कि उसके साथ में सेक्सुअल अब्यूज होने की संभावना होगी। या ऐसा हो सकता है महिला आई, महिला को लेकर गई, या पुरुष आई, पुरुष को लेकर गई, और उसका इंटेंशन क्या था कि साहब इस बच्चे को वुमेन ट्रैफिकिंग में डाल देंगे, इस बच्चे के जो ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स को अपन बेच देंगे और अपना काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि साहब उस बच्चे को लेकर जाकर अपने घर पे रख दे, बदुआ मजदूरी करवाए ताला बंद करके के, ना तो वो बाहर जा सके ना कुछ और जा सके। तो इन सारी चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए हमें कुछ ना कुछ बात की तो जरूरत होगी, और वो बात चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या कह रही है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ये कह रही है कि ये जो संस्था है जहां पर बच्चे हैं, इसको कोई आदमी आकर अप्लाई करेगा, आवेदन करेगा, और आवेदन किए जाने के बाद उस आवेदक की जो आदमी है उसकी मिनिमम कंडीशंस को कि साहब वो क्या हो, मेंटली एक्टिव हो। मेंटली एक्टिव का मतलब मेंटली साउंड नहीं का है, मेंटली एक्टिव। साउंड का मतलब अपन सब तो साउंड है पर अपन खुद कमा कर खाने में सक्षम नहीं है, या फिर हम कोई काम नहीं कर रहे। साउंड तो घनी मेंटल है, मतलब मेंटली साउंड तो बहुत है मगर मेंटली एक्टिव नहीं है। तो इस बात का निश्चय, इस बात का डिटर्मिनेशन किया जाएगा कि जिस आदमी को ऐसा बच्चा गोद दिया जा रहा है वो क्या है, मेंटली एक्टिव है, नॉट साउंड, फिजिकली भी फिट है। तीसरा, फाइनेंशियली इकोनॉमिकल सपोर्ट्स को उसकी किसी भी तरह की कोई जरूरत है नहीं है। तो इन 3 चीजों का विनिश्चय करेगा तभी। अच्छा, और चौथी बात, इंटरेस्टेड है, हाईली इंटरेस्टेड है, हाईली। अच्छा, किसी को मैं जबरदस्ती सौंप दूं कि साहब तू ले जा, तो क्या वो बच्चे को ऐसा मतलब कर पाएगा? तो हाईली इंटरेस्टेड, फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जिसका मजबूत हो, जिसका माइंड एक्टिव हो और फिजिकल फिट हो। इन 4 चीजों को देखने के बाद यदि एकल पुरुष या एकल नारी है तो फिर उस तरह की कंडीशंस जो लागू होगी वो ये। मगर एकल पुरुष के द्वारा एकल नारी को गोद दिए जाने का मना किया है ना, मगर एकल महिला दोनों को एकल पुरुष को ले सकती है या नहीं ले सकती? ले सकती है। तो चलो अपन वो प्रोविजन बाद में देखेंगे, अभी अपन ऊपर से देख रहे हैं इसको, एक को।
और भी कई सारी तरह की कंडीशंस वगैरह होगी, वो सब के सब फुलफिल करके उसने अप्लाई किया, इन 4 तरह के एलिमेंट्स को देखा। अब इनका कॉमनवेल्थ ने ये जो वो जो एडॉप्शन सेल थी, वो एडॉप्शन सेल क्या करेगी, जिस किसी भी बच्चे को अडॉप्ट लिए जाने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, आवेदन किया था, उसकी एक रिपोर्ट बनाएगी, फिजिकली और मेंटली दोनों रिपोर्ट्स के साथ। बच्चा कोई मतलब कोई ज्यादा एग्रीवेटेड तो नहीं है कि साहब बात बात पर गुस्सा करे, मेंटली अनसाउंड तो नहीं है, या फिर फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है। इंसान वो यदि है तो लिखेगा, यदि मेंटली अनसाउंड है तो भी लिखेगा, नहीं है तो भी लिखेगा। वो सारी तरह की रिपोर्ट बनाकर किसको हैंड ओवर करेगा? नहीं, सीडब्ल्यूसी को नहीं, सीडब्ल्यूसी ने तो इनको दे दिया। ये वाली रिपोर्ट बना के उसने किसको दे दी? आवेदक को दे दी। अब आवेदक क्या करेगा? उसको रिसर्च कर लेगा कि साहब हाँ ठीक है कि साहब चलो मुझे तो ऐसे बच्चा चाहिए, मैं तो चाह ही रहा था कि साहब मेरे पास में कोई औलाद है नहीं, मैं किसी ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करूं जो बच्चा सक्षम नहीं हो या फिर इस तरह की कैपेसिटी नहीं हो, तो उसका मैं पालन पोषण कर लूं। उसने यस कर दिया। तो फिर ये जो अडॉप्शन कमेटी है, मतलब अडॉप्शन सेल जो थी, ये अडॉप्शन सेल क्या करेगी? इस रिपोर्ट को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को देगी कि सर ये आदमी आया था, इस आदमी ने इसी तरह की बात की, हमने ये इसको प्रोग्राम बना के बता दिया कि ये बच्चा इस तरह का है, उनकी बातों से अपन लोग सहमत हैं और हमारी बातों से वो लोग सहमत हैं, अब बताओ क्या करना है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या करेगी? इसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस रिपोर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट जज को भेजेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगी, डीएम साहब को भेजेगी, और डीएम साहब को कहेगी कि साहब आप एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करो कि साहब इस तरह का आदमी इस तरह के आदमी को अडॉप्ट कर सकता है, गोद ले सकता है। और इस दरमियान जबकि वो अडॉप्ट करता है, जब गोद लेते हैं, तो एक तो वो बच्चा जो कहाँ है? चाइल्ड सेल में। इस चाइल्ड सेल से एक परिवार में जाएगा, तो उस परिवार से जाने के बीच में एक कड़ी और होनी चाहिए ना कि सब बच्चों के बीच में था, सीधा कहाँ चला गया? परिवार में चला गया। तो हो सकता है इम्बैलेंस हो जाए, उसकी परिचय इम्बैलेंस हो जाए, वो अपने आप को यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाए, या फिर मम्मी पापा उसके साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाए। तो इन तरह की चीजों से बचने के लिए इन दोनों के बीच में मीडिएटरी सेल होता है, जिसको हम कहते हैं फोरेस्टिक, नहीं कौन से पेरेंट्स होते हैं? फोस्टर सेल और फोस्टर पेरेंट्स, है ना। ये क्या होते हैं? इस बच्चे को उठाकर लाते हैं अपने पास में, इनको सरकार पेमेंट करती है कि साहब आपके यदि इस बच्चे पर 25,000 रुपए का खर्चा आ रहा है तो हम दे रहे हैं आपको, महीने 1.5 महीने, साल 2 साल 6 महीने 5 महीने जितने भी आप इस बच्चे को रखो, इसको एक ऐसा सौहार्दपूर्ण माहौल पैदा करवाओ जिससे कि अगली फैमिली को जाकर एकदम से अडॉप्ट कर सके। तो इसको हम कौन सी फैमिली करें? फोस्टर फैमिली। और फोस्टर फैमिली का क्या काम है? बच्चों को एक माहौल देना जिससे कि अचानक से विपरीत माहौल में नहीं जाए। मान लो कभी कभी इसको लगता है कि साहब ये बच्चा वापस डिमांड कर रहा है, इसको वापस यहाँ पर लेके चले गए, वापस यहाँ ले आए, 2-5 दिन और रखा, अब हो सकता है वो धीरे धीरे वापस डिमांड करे, 1 दिन और लेके चले गए। तो इन दोनों के बीच की मीडिएटर कड़ी, यहाँ उसने यदि थोड़े अच्छे से रिलेशन मेंटेन करने लग गया, या फिर सोशल या फैमिली की लाइबिलिटी यदि वो समझने लग गया, तो फिर अब ये फोस्टर सेल से कहाँ चला जाएगा? अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास। तो अब उसकी लाइफ इसी तरह से सर्वाइव होगी। तो ये तो हुआ एक ऐसे पेरेंट्स जो पेरेंट्स हैं कौन से? इंडिया के रहने वाले, और इंडिया के इंडिया में ही कर रहे हैं। पर एक पेरेंट्स वो भी तो हो सकते हैं जो कि फॉरेन है, तो फॉरेन वाले क्या करेंगे साहब अप्लाई? हम चल रहे थे ये जो फोस्टर सेंटर था, इसी तरह की बात करके फिर हमने कहा फॉरेन पे कहाँ अप्लाई करेंगे? एम्बेसी पर। एम्बेसी वहां की कहाँ अप्लाई करेगी? इंडिया की एम्बेसी में एक रिपोर्ट देगी, और फिर वो कॉन्टेक्ट करेगा सीडब्ल्यूसी से, सीडब्ल्यूसी कॉन्टेक्ट करेगा एडॉप्शन सेल से, एडॉप्शन सेल उनके जो डॉक्यूमेंट आए हैं उनको चेक करेगी, फिर बच्चा जो जिससे रिलेटेड है उसके डॉक्यूमेंट उसको भिजवा देगी, वो तैयार है तो फिर ये क्या करेगा? वेलफेयर कमेटी को। वेलफेयर कमेटी किसको देगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, कि साहब ये इस तरह के बच्चों को, अब यार वहां चलो हिंदुस्तान में तो हो सके कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी खुद ही हर साल 1.5 साल में जाकर बच्चों को जाकर देख लेगी, पर यदि फॉरेन से यदि लिया गया है तो फिर कौन देखेगा? घड़ी तो फॉरेन की या तो उसको बाउंड कर देंगे, या फिर एम्बेसी से उसको नजर मुंह किया जाएगा कि साहब हर इतने टाइम से आप उसको अटेंडेंस दें, जिससे कि पता चले कि बच्चे के वेलफेयर ठीक ढंग से हो रहा है। तो क्या क्या कहानी देखी हमने? एक बच्चा हो जो ऑफेंस कर रहा है, एक बच्चा हो जिसको संरक्षण की जरूरत है, चाहे ऑफेंस कर रहे हैं चाहे संरक्षण की जरूरत है, ओवरऑल आकर ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जिसको कहीं ना कहीं हम रीएबिलेट कर सकें। और ये जो अडॉप्शन दिया जा रहा है और अडॉप्शन लिया जा रहा है, ये उसको रीहेबिलेट किए जाने के प्रोविजन ही है। और रीहेबिलेशन की और क्या क्या प्रोविजन है?
कि साहब 18 साल से ज्यादा की उम्र का हो गया, अब हमको उसको शेल्टर होम से बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा, होम भी कौन कौन से, मकान या फिर घर भी कौन कौन से यहाँ पर, एक तो है शेल्टर होम, एक है फोस्टर होम, ये भी देख लिया, अडॉप्शन होम भी देख लिया, बाल सुधार गृह जिसको हम कहते हैं रिफॉर्मेटिव होम, नहीं क्या कहते हैं, बाल सुधार गृह और शेल्टर होम में क्या अंतर है? शेल्टर होम में अच्छा एक होता है ऑब्जर्वेटरी होम भी, ऑब्जर्वेशन होम क्या होता है, जब तक कि उसकी इंक्वायरी चल रही है, चाहे जेजेबी में चाहे सीडब्ल्यूसी में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जब इंक्वायरी चल रही है, तो तब तक उस बच्चे को कहाँ रखेंगे अपन? ऑब्जर्वेशन होम में कि साहब ठीक है जब तक चलता रहे। और जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अंतिम रूप से ये बात विनिश्चित कर देता है कि साहब इस बच्चे ने इस तरह का ऑफेंस किया ही किया है, अब क्या किया जाएगा? उसको सुधार गृह में भेजा जाएगा, बाल सुधार गृह में। और बाल सुधार गृह में उसको वो डंडे वंडे से पीटना या फिर बड़ा वो खतरनाक काम नहीं कराते, क्या करवाते हैं? हाँ बिल्कुल, पढ़ाई में स्कूलों में एडमिशन करा देते हैं उनको, सोसाइटी के अंदर हाँ किताबें वगैरह अवेलेबल करवाते हैं उसको सरकारी स्कूलों में। और उसको अच्छा इन तरह के कह रहा जो वो सुपरवाइजरी होती है, जो इन्विजिलेशन होता है ना, ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है वो हमेशा जा की करेगा, हर मतलब महीना में एक आधी बार या फिर 3-4 महीने में एक बार जरूर जाते हैं। आपको पता है अपने जो ये जो लोक अदालत वाले हैं, क्या नाम है, रविंदर जी भाटी साहब, देवेंद्र जी भाटी साहब, वो हमेशा है, ये सब बातें चेक भी की जाती है। तो हम कहाँ पर थे? हम थे अलग अलग तरह के मकानों में, मतलब इन घरों में, शेल्टर होम हो गया, ऑब्जर्वेशन होम हो गया और रिफॉर्मेटिव होम हो गया, जिसको अपन सुधार गृह कहते हैं। 18 साल से ज्यादा की उम्र के बाद में तो हम उस बच्चे को वहां पर रोक ही नहीं सकते, मतलब कहाँ तक मतलब 3 साल की उसकी 3 साल से ज्यादा का अपन उसको वो नहीं दे सकते। मान लो उसकी 3 साल कब कंप्लीट होगी? 18 साल का हुआ जब कंप्लीट हो गया, अब ऑब्जर्वेटरी होम नहीं सॉरी शेल्टर होम से या रिफॉर्मेटिव होम से हम उसको बाहर निकालेंगे। तो जब वो 18 साल का है, जब तक कि वो 21 साल का नहीं हो जाता, तब तक कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसको एक फाइनेंशियल एसेट दिया जाएगा कि एक काम करो, आप क्या करो, इसको अपने आप को समाज में या फिर दुकानदारी में या फिर कहीं पर अपने आप को नियोजित किए जाने का काम करो। और नियोजित किए जाने के गवर्नमेंट भी कर सकती है ना। तो 21 साल की उम्र प्राप्त करने तक, जबकि वो 18 साल तक का था, उस वक्त तक उसको फाइनेंशियल एफर्ट्स भी दिए जाते हैं। ये भी किसका एक उदाहरण है? उसके रिहेबिलिटेशन का, पुनर्वास का उदाहरण है। और क्या होता है भाई इस एक्ट में, यदि अपन मोटा मोटा देखें तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो गया, एक्ट हो गया। अच्छा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और वेलफेयर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में कौन कौन आदमी होता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नाम से पता चल रहा है, एक आदमी नहीं होगा, बोर्ड होगी 2 या 2 से अधिक आदमियों की। कमेटी एक सिंगल आदमी तो है नहीं, अदरवाइज पर्सन हो जाता, ये भी 2 या 2 से अधिक आदमियों की बॉडी होगी। +2, एक तो है चीफ जिसको अपन कह रहे चेयरपर्सन, और 2 है उसके मेंबर। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में कितने आदमी है? 1 + 4, एक तो है चेयरपर्सन और 4 है मेंबर। चेयरपर्सन कौन होगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में? जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। ये चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है। कौन कौन है? मेट्रोपॉलिटन या फर्स्ट क्लास, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और इसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसके भी चेयरपर्सन को, इसके भी चेयरपर्सन को। इसमें जो आदमी होता है वो तो जुडिशियल लेवल का आदमी होता है। इसमें वो आदमी होता है जिसको एक्सपीरियंस हासिल है और गवर्नमेंट के हिसाब से काम करने वाला आदमी है ना। और जो 4 आदमी, जो 2 आदमी है, इनको किन किन तरह की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि साहब इनको, अच्छा जो जज है, जो सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनको कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जब जाके उनको जेजे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा? कम से कम 3 साल का। और वो जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? बच्चों के वेलफेयर में काम करने का या फिर बच्चों के रिहेबिलिटेशन में काम करने का एक्सपर्ट होने चाहिए। उनको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी तरह की बात करूं मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, तो ये जो 5 मेंबर है, उन 5 मेंबर को कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोनों मेंबर्स में एक महिलाएं होना जरूरी है। तो 2 तरह की अथॉरिटी देख रहे हैं हम, जिन अथॉरिटियों का नाम है JJBOCWC, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी।
उनके में कितने मेंबर है 1+2, इसमें मेंबर है 1+4, ठीक है। इनका कौन है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जज साहब होना जरूरी नहीं है, जज साहब भी हो सकता है, ये वक्त नहीं रख रहा। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। अब इनका नियोग्यता क्या कि साहब इनको डिस्क्वालीफाई कैसे कर देंगे कि साहब एक आदमी जो कि जूनियर जस्टिस बोर्ड पे या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पर लगातार कितने महीने तक या कितने दिनों तक अनुपस्थित रहा बिना परमिशन के, 3 months। लगातार 3 महीने तक, 3 महीने है क्या? हाँ। लगातार 3 महीने तक अनुपस्थित रहा, या 1 साल में 3/4 बैठकों में उसने हिस्सा नहीं लिया है बिना किसी कारण के, तो फिर अपन इनको डिसेबल कर देंगे साहब कि साहब नहीं साहब तुम मत जाओ यहाँ से। और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो सदस्य होता है वो आदमी कभी भी नहीं हो सकता जो चाइल्ड प्रोटेक्शन हाउस जो होते हैं ना उनका कोई सदस्य है। तो कहने का मतलब कि चाइल्ड की देखरेख करने किए जाने के लिए एक मकान होता है या फिर कोई प्राइवेट संस्था हो सकती है, उसका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर उसका कोई भी सदस्य कभी भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें उसका इंटरेस्ट हो सकता है कि साहब इस बच्चे को तो चाइल्ड इन नीड डिक्लेयर कर दो और इसको मेरे उसमें शेल्टर होम के अंदर अपन वो करवा देंगे, तो इस वजह से वो उसका नहीं हो सकता। तो और बड़ी बड़ी बात देखें तो क्या क्या देखा हमने, चाइल्ड देखा, CCL देखा, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, क्या क्या नाम बताया था, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट इन नहीं है ना, बारह में होगी डेफिनेटली, 13 में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, एक ऐसा आदमी जिसने, एक ऐसा बच्चा जिसने अपराध किया, और दूसरा है चाइल्ड इन केयर एंड केयर, अच्छा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, CCP CCL CNC। हाँ इसको अपन CCP बोलते इसको CCL कर दो बस, ठीक है ना। हालांकि CCL तो चाइल्ड केयर लीव आ जाएगी, चाइल्ड केयर लीव बना बहुत अच्छी लीव होगी, मैटरनिटी लीव्स तो 6 महीने की पूरी, 6 महीने तक पेड लीव्स है। हाँ हाँ पेड लीव्स का मतलब लीव है कि साहब आप मत आओ फिर भी तो आपको पैसा मिलेगा, है ना। 6 महीने, अच्छा जहाँ अच्छी सैलरी है वहां तो ठीक है, मगर जहाँ कम सैलरी है 10-15, मैंने तो आनंद राठी में जॉब की, वहां तो था। चलो आगे चल रहा है। अच्छा इसके अलावा चाइल्ड केयर लीव भी क्या होती है पता है, एक बच्चा जब तक कि 18 साल का पूरा नहीं हो जाता, उस 18 साल के पूरे नहीं होने की स्थिति के दौरान महिला कितने दिन तक की छुट्टी ले सकती है, जिसको अपन कहते हैं कि साहब मुझे बच्चे की देख रेख किए जाने के लिए जरूरी है, शायद 180 दिन की छुट्टियां हैं, है ना। 18 साल तक 180 या 180 से ज्यादा भी है शायद, पक्का नहीं पता। तो ये 180 दिन की छुट्टियां जब तक कि बच्चा 18 साल तक का नहीं हो जाता वो उसमें तब तक में कभी भी ले सकती है। अमूमन महिलाएं इस तरह की छुट्टियां अपने बच्चे के एग्जाम के टाइम पे लेती है कि साहब एग्जाम कराने है ना बच्चों को, तो बेटी ये है ना CCL ले लेती है। हाँ वापस आगे आ रहे हैं हम, चाइल्ड जूनियर जस्टिस एक्ट में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं कि साहब बच्चे कौन कौन है, ऑथोरिटीज कौन कौन है, और उसको अपन किस किस तरह से रिहेबिलिट कर रहे हैं। तो यदि अपन उसका डायग्राम बनाए बड़ा ऊपर से चैप्टर वाइज, कितने चैप्टर है 10, कितने सेक्शन है 112, तो हम उसके बारे में बात करें तो हम क्या करते हैं, जनरल चैप्टर की कंडीशन उस पर एलिमेंट अपन जाए तो 3 जनरल चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 10। फिर यदि अपन बात करें चाइल्ड की, तो चाइल्ड 2 तरह के बच्चे हैं, एक है जिसको हम करें CCL, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ।
चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मतलब है एक ऐसा बच्चा जिसने विधि का उल्लंघन किया है, विधि का उल्लंघन करने वाला। दूसरा है CCP, जिसको हम कह रहे हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ CHILD, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसको CCP कह रहे हैं। इनके लिए ऑथोरिटीज बनाई गई है, ये ऑथोरिटीज कौन कौन सी ऑथोरिटीज है सर? ऑथोरिटीज एक है चैप्टर नंबर 3 में और एक है चैप्टर नंबर 5 में। जो चैप्टर नंबर 3 में ऑथोरिटी उसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, और चैप्टर नंबर 5 में जो है उसका नाम है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो जिन बच्चों को देख रही है वो बच्चे हैं CCL, इस तरह की बात बताई है चैप्टर नंबर 4 में 3 से 4, और CWC जो है मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो जिन बच्चों के बारे में देख रही है उसके बारे में बताया है चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट। चैप्टर नंबर 1, 2, 10 जनरल चैप्टर्स हो गए जिसमें हम देखेंगे सब क्या क्या बातें हैं, क्या क्या डेफिनेशन है, मिसलेनियस प्रोविजंस क्या है। क्लियर है? चैप्टर नंबर है या मेंबर है? 3 और 5 नहीं, ये चैप्टर नंबर है, ये चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 1, 2 और 10। अब क्या क्या बच गया है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चैप्टर नंबर 7, 8, 9 बचा। चैप्टर नंबर 7, 8, 9 को हम देखेंगे RAO, या तो कर दो इसको राव, है ना? तो R से मतलब है रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन का मतलब है पुनर्वास। बच्चा यदि भटक गया तो उसको वापस से हमें पुनर्वास तो कराना पड़ेगा। ए से मतलब है अडॉप्शन, और ओ से मतलब है अदर ऑफेंसेज, AOTHER, अदर, OFFENCES, अदर ऑफेंसेज अगेंस्ट चाइल्ड, AGEINST, अगेंस्ट चाइल्ड, नॉट बाय द चाइल्ड, नॉट बाय द चाइल्ड। तो चैप्टर नंबर नहीं सॉरी रिहेबिलिटेशन का नंबर है चैप्टर नंबर 7, एडॉप्शन का नंबर है चैप्टर नंबर 8, अदर ऑफेंसेज जो कि बच्चे के विरुद्ध किए जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9। टोटल कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर है, 112 सेक्शन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यही है। अब इन्हीं सेक्शंस के, इन्हीं चैप्टर के सेक्शंस क्या होते हैं यहाँ पे? चैप्टर नंबर 1 सेक्शन नंबर 1 से 2, चैप्टर नंबर 2 4 से 3, केवल सेक्शन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 4 से 9, 4 से 9, चैप्टर नंबर 4 10 से 26,
चैप्टर 5 27 से 30 6 31 से 38 7 39 से 55 8 56 से 73 9 74 से 90 और 10 है 90 से 100। एक बार इसको राइटर को आता हूँ निकाल दो आपको पहले सीधे सेक्शन नंबर 86 है प्रियम्बल अभी अपन बाद में देखते हैं सेक्शन नंबर 86 भाई उसका उद्देश्य उसका लक्ष्य हालांकि प्रेम्बल अपन शब्द लेते हैं इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के टाइम में बाकी ये जो चीजें ना जैसे ये लिखा हुआ है कि साहब ये अधिनियम क्यों बनाया उसका कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए कि अधिकथित और उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों अरे सॉरी मैं 86 था ना तो 7 साल से ज्यादा की सजा है ठीक है ना तो उसके लिए ऑफेंस कौन सा होगा कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल असंज्ञेय लिखा हुआ है संज्ञेय है सर अच्छा हाँ सॉरी संज्ञेय हाँ 7 से भाई, ज्यादा 7 से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वो खतरनाक होगा और खतरनाक ऑफेंस वेलेबल होते हैं नॉन वेलेबल होते हैं नॉन वेलेबल होते हैं और खतरनाक ऑफेंस कॉग्निजेबल होते हैं नॉन कॉग्निजेबल होते हैं तो तुम इंग्लिश में जाओगे तो थोड़ा सा चूकोगे नहीं नॉन वेलेबल यार नॉन वेलेबल कैसे हो गया तो खतरनाक है ना तो वेलेबल वेलेबल नहीं एक्चुअली वो नॉन वेलेबल है और कॉग्निजेबल है 7 साल से ज्यादा के बाद अब ऐसे ऑफेंस जिनकी सजा 3 साल से ज्यादा मगर 7 साल से कम तो उनके लिए एक बात रख लो नॉन वेलेबल नॉन कॉग्निजेबल 3 साल से 3 साल से ज्यादा 7 साल से कम नॉन वेलेबल नॉन कॉग्निजेबल अब यू कहने में तो अपन को लगेगा सर ये मतलब नॉन कॉग्निजेबल कैसे मतलब नॉन वेलेबल कैसे ये नॉन क्यों आ रहा है तो आप तो बस रट लो अभी फिलहाल तो इसको और यदि में आ गया 3rd नंबर पे तो वो क्या हो जाएगा साहब नॉन कॉग्निजेबल और वेलेबल जो आपने ऊपर कॉग्निजेबल के साथ में नॉन नहीं लगाया था वो इसको यहाँ लगा देना थोड़ा दिमागी रूप को देखोगे तो तुम्हें अपने आप से आ जाएगा ये क्या है सेकंड वाला है नॉन कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल नॉन कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल और 3rd है नॉन कॉग्निजेबल एंड वेलेबल आपके कुछ अलग लिखा हुआ है क्या करें सेकंड में लिखा है कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल नहीं where an offense under this act is punishable with imprisonment for a term of 3 years and above but not more than 7 years then such offense shall be non cognizable and non bailable असंज्ञेय और अजमानतीय चेंज हो गया 86 में एक चेंज था क्या कहना है ये 86 के अपराधों के वर्गीकरण में संज्ञेय अजमानतीय है पूरा ही चेंज हुआ है अब ये पूरा 86 पहले संज्ञेय था पहले संज्ञेय और पहले संज्ञेय और अजमानतीय नीचे लिखा हुआ है उसको तुम्हारे मेरे भी लिखा हुआ है बहुत सारी बात इसमें हाँ, पहले संज्ञेय और अजमानतीय था अब असंज्ञेय संज्ञेय अजमानतीय 3 वर्ष से अधिक किंतु 7 वर्ष से कम है वो कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल है हाँ ऐसा लिखा हुआ है ठीक है तो जिस किसी के चेंज नहीं है तो ये ठीक कर लेना 86 में 7 साल से ज्यादा का है कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल 7 साल से कम और 3 साल से ज्यादा नॉन वेलेबल नॉन कॉग्निजेबल और 3 साल से कम नॉन कॉग्निजेबल और वेलेबल नॉन कॉग्निजेबल और वेलेबल अब हम लोग आ रहे हैं साहब इसके प्रियम्बल की तरफ जो क्या कह रहा है विधि के उल्लंघन के लिए अधिकारी को उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों और देख रेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों कितने बालक हैं एक वो जो विधि का उल्लंघन कर रहे हैं एक वो जो कि देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है से संबंधित विधि को समेकन और संशोधन करने के लिए समेकन का मतलब कंसोलिडेट मतलब एक करना संशोधन करने का मतलब अमेंड करने के लिए है
बालकों के सर्वोत्तम हित में मामलों के न्याय निर्णय और निपटारे में किसका इंटरेस्ट होना चाहिए? बालकों का सर्वोत्तम हित करने के लिए न्याय निर्णय और निपटारे में बालकों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण अपनाते हुए समुचित देख रेख, संरक्षा, विकास, उपचार क्या क्या किया जा रहा है? देखो, देख रेख कर रहे हैं, संरक्षा दी जा रही है, डेवलपमेंट किया जा रहा है, रेमेडीज दी जा रही है। ये चारों चीजें थी जो अभी भी हम लोगों ने देखी। बोर्ड है बनाई है, अपना अपन ने कमेटी बनाई है, रिहेबिलिट किया जा रहा है, अडॉप्शन दिया जा रहा है, ये सब के सब इसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए 18 से लेकर 21 तक का हो रहा है तो अपन उसको फाइनेंशियल एफर्ट दे रहे हैं। यदि किसी को अडॉप्शन दिया जा रहा है तो अपन फोस्टर फैमिली में रख रहे हैं। यदि कोई नहीं हो रहा है तो अपन उसको मतलब जिसको गिल्ट कर लिया गया है तो उसको अपन ने रिफॉर्मेटिव हाउस में रखा है। तो ये आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और उपबंधित प्रक्रियाओं तथा उसके अधीन स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी है? इसके अधीन अपन ने कौन कौन सी? शेल्टर होम्स हो गए, ऑब्जर्वेटरी होम्स हो गए, फोस्टर होम्स हो गए, अडॉप्शन सेल्स हो गए, ये सब चीजें और निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए तथा उससे संबंधित और अनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम है। समझ गए? ऑब्जेक्ट क्या है? ये वो बातें जो अभी तक अपन ने पढ़ी। अंत में क्या लिखा हुआ है साहब? मतलब बाद में क्या लिखा हुआ है? संविधान के अनुच्छेद के 15(3), अनुच्छेद 39 के खंड ई और एफ, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 47 के उपबंध क्या है साहब? 45 और 47 क्या है? 45 तो 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या ना, हाँ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के एनफोर्समेंट, उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या काम कर सकती है? स्पेशल प्रोविजन, इवन टॉफियां, चॉकलेटें, खिलौने बंटवाने तो वो भी बंटवा सकते हैं। पहले पढ़ा था अपन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 अनुच्छेद 47 के उपबंधों के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए बालकों को सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, उनके मूलभूत मानव अधिकारों की पूर्णतया संरक्षा की जाए, शक्तियां प्रदान की गई और कर्तव्य अधीनोपित किए गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शक्तियां भी है और नीति निर्देशक तत्व के तहत ये गवर्नमेंट की, ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो क्या करे, इसको एनफोर्समेंट में लाए। और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, जिसमें ऐसे मानक विहित किए गए थे जिनका बालक के सर्वोत्तम हितों का सुनिश्चित करने में सभी राज्य पक्षकार द्वारा पालन किया गया था, 11 दिसंबर 1992 को अंगीकार किया गया था। पोक्सो में क्या है तारीख? सेम है। यही तारीख, उसी दिन। तो सेम जो कन्वेंशन जो इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हुआ था, सॉरी इंटरनेशनल नहीं, क्या था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हुआ था, उसी कन्वेंशन के फर्दरेंस में रखते हुए बालकों के सर्वांगीण विकास, उसमें बालकों के विरुद्ध अपराध है और इसमें बालकों के द्वारा अपराध है ना। तो उसके वो दोनों हो गए। और विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित और उल्लंघन करते हुए पाए जाने वाले बालकों का देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम 1985, संरक्षण नियम 1980, कन्वेंशन 1993, व्यापक उपबंधों के लिए किशोर न्याय, बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000 को पुनः अधिनियमित करना समीचीन है। हमने किसे अधिनियमित किया वापस? ये जो एक्ट ना, ये 2000 जुवेनाइल जस्टिस 2000 है ना। जुवेनाइल जस्टिस आगे लिख रखा है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2000 को पुनः अधिनियमित करना समीचीन है। तो इसको हमने क्या किया? वापस से अधिनियमित किया और ये कहा भारत गणराज्य के 66वें वर्ष, और वो कौन सा था? पोक्सो 63वां, इसलिए वो अधिनियम 2012 है और ये अधिनियम है 2015 के वर्ष में संसद के द्वारा निम्नलिखित रूप से ये अभिकथित किया गया है। उद्देश्य और कारण देखेंगे भी अपन को, ये आप एक बार थोड़ा सा घर पे ऐसे ही सरसरी नजर से देख लेना, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख के जरूर आना कि इसकी क्या क्या कहानी है। फिर अपन कल इसको सेक्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं, चालू करते हैं। आज अपन इसकी आउटलाइन देखिए।